सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही कमाल की सीरीज को लेकर आया हूं जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। और ये कहानी एक गॉड की है जिसको सजा के तौर पर इंसान का रीइंकार्नेशन मिलता है ताकि वो ह्यूमन सफरिंग से गुजर सके। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पुराने समय के साथ में, जहाँ पर अब गॉड और डीमन के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो गई थी। जो लड़ाई बिना किसी अंत के चलती ही जाती है और 6 रियल्म्स को इसकी वजह से सफर भी करना पड़ता है। और जो गॉड्स के जनरल होते हैं उनका नाम होता है फेई पैंग, जो कि एक तरीके से डीमन और गॉड्स के बीच की कड़ी होते हैं, जो कि ऑलरेडी डीमन लॉर्ड चोंग लुओ के साथ में कई बार फाइट कर चुके थे, लेकिन अभी तक उनमें से ना तो कोई जीता था और ना ही कोई हारा था, जिसकी वजह से वो लोग अब पहुंच चुके होते हैं न्यू इमॉर्टल रियल्म में। क्योंकि यहाँ पर अब केवल इन दोनों के ही बीच में फाइट होगी, ना तो कोई रोकेगा और ना ही कोई टोकेगा, क्योंकि अब इसी जगह पे विनर डिसाइड होगा कि कौन किसको हराएगा। न्यू इमॉर्टल रियल्म का नजारा वैसे तो काफी ज्यादा शानदार होता है, लेकिन जैसे उनके बीच फाइट स्टार्ट होती है वो लोग तो इस इमॉर्टल रियल्म में उड़ रहे माउंटेन्स को ही ध्वस्त करने लगे थे। और जो गॉड जनरल फेई पैंग होता है वो डीमन लॉर्ड को अपनी स्वॉर्ड से निशाना बना रहा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि आज तो ये डीमन लॉर्ड बच ही नहीं पाएगा, क्योंकि फेई पैंग ने अपने पावरफुल अटैक से करते हुए उस डीमन लॉर्ड की हालत ही खराब करके रख दी थी। लेकिन फिर भी डीमन लॉर्ड अब तभी हंसते हुए ये कहने लग जाता है कि पूरे 6 रियल में मैं ना जाने कितने लोगों के साथ में लड़ चुका हूँ, लेकिन मुझे केवल एक ही बंदा इतना काबिल मिला है जो कि मेरा ओपोनेंट बन सकता था, और वो हो तुम फेई पैंग। तो फेई पैंग भी ये कहते हैं कि बहुत हुआ डीमन लॉर्ड, चलो अब इसको खत्म करते हैं। तो डीमन लॉर्ड चोंग लुओ भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। जिससे कि अब ये डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ में जाता है फेई पैंग पर अपना हमला करने के लिए। जो दोनों के दोनों अब इतना खतरनाक तरीके से एक दूसरे के साथ में टकराते हैं कि उन्होंने तो इस इमॉर्टल रियल्म के अंदर तहलका ही मचा के रख दिया था। लेकिन एक मोमेंट पर ये दोनों के दोनों अपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करते हुए एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं, जो नजारा देखने में भी औसम था। और साथ ही साथ अब वो दोनों ही अपनी अपनी लिमिट्स तक भी पहुंच गए थे। कभी लगता है कि डीमन लॉर्ड भारी पड़ेगा, कभी लगता है कि फेई पैंग भारी पड़ेगा। डीमन लॉर्ड कहता है कि मैं पहले से ही इस बात के बारे में जानता था कि हेवन का जो ग्रेटेस्ट जनरल है केवल वही मुझे टक्कर दे सकता है, और वाकई में फेई पैंग मानना पड़ेगा, तुमने ये करके भी दिखा दिया। और फेई पैंग, हम लोगों को लड़ते हुए हजारों साल हो चुके हैं और आज जाकर तुम थोड़ा सीरियस हुए हो। तभी फेई पैंग कहते हैं कि चोंग लुओ, ये हमारा अब आखिरी बैटल है, इसीलिए हो सके तो तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना, वरना तुम्हारी जान आज तो जाकर रहेगी। डीमन लॉर्ड कहता है कि देखो फेई पैंग, तुम मुझे मार तो नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम इस बैटल को जीते जाते हो तो मैं तुमसे इस बात का वादा तो जरूर कर सकता हूँ कि मैं कभी भी ह्यूमन रियल्म या फिर हेवन रियल्म में नहीं आऊंगा। और तुम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं कभी भी अपने वादों से पीछे हटता नहीं हूँ। और ये डीमन लॉर्ड फाइनली अपना फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लेता है, जिसे देखकर ही लग रहा था कि हाँ ये डीमन लॉर्ड चोंग लुओ है। और जिस तरीके से डीमन लॉर्ड चोंग लुओ ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को समन किया था, तो अब ये पूरी की पूरी इमॉर्टल रियल्म ही शेक होने वाली है। जिस मौके को ना गवाते हुए अब फेई पैंग ने भी अपने अटैक को समन करना शुरू कर दिया था। फेई पैंग का भी अटैक कोई कमजोर अटैक नहीं होता, बल्कि एक हेवन डिफाइंग स्वॉर्ड होती है। डीमन लॉर्ड की डीमन स्पिरिट और फेई पैंग की हेवन डिफाइंग स्वॉर्ड जब एक दूसरे के साथ में टकराती है तो इसे पूरे के पूरे इमॉर्टल रियल्म में ही चारों तरफ ही तहलका मच जाता है। यहाँ तक कि इसकी वजह से हेवन लॉर्ड की नजर अब फेई पैंग के ऊपर पड़ जाती है, जो कि गुस्से के साथ में फेई पैंग से ये कहते हैं कि तुमने अपनी पोस्ट को छोड़कर इस डीमन लॉर्ड के साथ में लड़ना ज्यादा प्रेफर किया, तो इसकी तुम्हें सजा मिलेगी और अब तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। जहां से डीमन लॉर्ड तुरंत ही भाग जाता है और फेई पैंग की स्वॉर्ड ह्यूमन रियल में कहीं पर गिर जाती है। फेई पैंग को अब हेवन कोर्ट में पेश किया जाता है और उसको सजा के तौर पर उससे सारी की सारी पावर से छीन ली जाती है, और ये कहा जाता है कि तुमने अपने जनरल की पोस्ट को छोड़कर बहुत ही बड़ा अपराध किया। यहाँ तक कि उस लड़ाई में तुम तो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को भी गवा चुके हो, और एक साथ ही इतने सारे क्राइम करने की वजह से उसको अब हेवन से हटाकर अर्थ पर भेजा जाएगा रीइंकार्नेशन के लिए। जिस बीच साथ ही साथ हम एक वॉरियर को मरते हुए देख पाते हैं, जिसने अब एक नया जन्म ले लिया था। जिस सपने से अब आंख खुलती है हमारे हीरो जिंग टियान की, जो कि एक पाउंड शॉप का एम्प्लॉय होता है और वो वहीं पर काम करता
है, यानी कि जनरल फेई पेंग का जो रीइंकार्नेशन है वो इस लड़के के अंदर हुआ है। जिंग टियान सोचता है कि आखिर मुझे वो सपना बार बार क्यों आता रहता है। साथ ही साथ अभी उसको अपनी शॉप से किसी की आवाज आती है जिसको वो देखने के लिए खुद से ही जाता है। पहले तो जिंग टियान को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी दुकान में कोई चोर आ गया हो। वो धीमे धीमे कदमों से जब वहाँ पर पहुंचकर अटैक करने ही वाला था तो वो तो असल में एक लड़की होती है, और इतनी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद आखिर कौन कमबख्त हमला करने की कोशिश भी करेगा। लेकिन वो लड़की तो जिंग टियान को ही पकड़ लेती है और उससे ये कहती है कि क्या तुम मुझे कोई चोर समझ रहे थे। जिंग टियान कहता है कि देखिए मेरे पास में कोई भी पैसा नहीं है, तो प्लीज मेरी जान को बख्श दो और यहाँ से चली जाओ। तो वो लड़की कहती है कि सुनो लड़के, जरा अपनी आंखें खोलकर देखो, क्योंकि मैं इस दुकान के मालिक की भी मालकिन हूँ, क्योंकि ये असल में होती है टैंग सेक्ट की प्रिंसेस। जिंग टियान उसका मजाक उड़ाता है कि अगर तुम प्रिंसेस हो तो मैं भी एक जनरल हूँ, जिससे कि वो लड़की अपना जेड बैज दिखाती है और तब जाकर जिंग टियान को यकीन होता है। इसीलिए वो तुरंत ही माफी मांगने लगता है कि प्लीज मुझे माफ करना क्योंकि मैंने आपको गलत समझा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इतनी रात गए इस शॉप में क्या करने के लिए आई हो। तो फिर तभी वो जिंग टियान को एक बेगोनिया रेड वायलेट क्ले टी पॉट देती है जो कि टूट चुका था। इसी वजह से वो इसी दुकान पर वही सेम टू सेम चीज को ढूंढने के लिए आई है। जिंग टियान कहता है कि माफ करना, लेकिन आपको ये यहाँ पर नहीं मिल सकता। प्रिंसेस कहती है कि ये मेरे ग्रैंडपा को उनके बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट के तौर पर दिया था, और अगर उनको ये पता चला कि ये मेरी वजह से टूट गया तो वो तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे, और साथ ही साथ उसके ग्रैंडपा बीमार हैं, इसीलिए प्रिंसेस को समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। जिंग टियान कहता है कि देखो मेरे पास में ऐसा सेम टू सेम तो नहीं है, लेकिन मैं इसको जरूर से जोड़ सकता हूँ, और जोड़ूंगा भी ऐसे कि आपको इसमें एक क्रैक तक नजर नहीं आएगा। लेकिन तभी अचानक से यहाँ की धरती हिलती है और एक पिन लग जाती है जिंग टियान के हेड पर। प्रिंसेस कहती है कि इस पिन में तो मैंने पॉइजन लगा के रखा था, और जल्दबाजी में वो इसका एंटीडोट भी साथ में लेकर नहीं आई थी। प्रिंसेस कहती है कि लेकिन चिंता मत करो क्योंकि तुम इतने जल्दी नहीं मरोगे, क्योंकि जिंग टियान को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं वो सच में ना मारा जाए। प्रिंसेस यहाँ से जाते हुए जिंग टियान का नाम जानती है और अपना नाम भी टैंग जोजियन बताती है, और उससे ये भी कहती है कि टी पॉट को जोड़कर तुम कल सुबह मुझे साउथ वेस्ट बैम्बू फॉरेस्ट में मिलना, जहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एंटीडोट को भी लेकर आ जाऊंगी। अगली सुबह तक जिंग टियान ने बड़ी मेहनत के साथ में उस टी पॉट को जोड़ दिया था जिसमें एक भी क्रैक नहीं बचता, और वो जैसे यहाँ से जाने लगता है तो पान शॉप का मैनेजर उससे ये कहता है कि अब तुम दोबारा से कहाँ पर जा रहे हो, जिसका नाम होता है जाओ वैनचेंग, और उसने कुछ नए एंटिक पीस को खरीदा होता है। जिंग टियान उससे कहता है कि आप बेवकूफ बन गए हो क्योंकि ये सारा तो नकली माल है, और तुरंत ही यहाँ से छुपकर बैम्बू फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद अब हम लोग टैंग सेक्ट के 100 पॉइजन टावर को देख पाते हैं, जहाँ पर हम लोग प्रिंसेस जोजियन को देख पाते हैं जो कि उससे पॉइजन के एंटीडोट को ढूंढ रही थी ताकि वो उसको जिंग टियान को दे सके, लेकिन वो एंटीडोट अभी तक उसको मिला नहीं था, जिससे कि उसका और भी ज्यादा दिमाग खराब हो रहा था। और अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी सी बोरिंग लग रही है तो चिंता मत करो, क्योंकि अब इसके अंदर डीमन लॉर्ड आने वाला है। प्रिंसेस को चिंता हो रही होती है कि आखिर वो अब उस लड़के को क्या जवाब देगी, और जब जोजियन एक वुड कार्विंग को देख रही होती है तो तभी उसके सामने एक नया दरवाजा खुल जाता है, जिसके अंदर वो चली जाती है, और जिंग टियान पहुंच चुका था बैम्बू फॉरेस्ट में उसका इंतजार करते हुए, जहाँ से तभी कुछ लोग भागते हुए गुजरते हैं। तो जिंग टियान उससे पूछता है कि सर क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर क्या हुआ। तो एक बूढ़ा आदमी कहता है कि जंगल के दूसरी साइड में कुछ मॉन्स्टर्स आ गए हैं। मॉन्स्टर का नाम सुनते ही जिंग टियान को ऐसा लगता है कि कहीं वो प्रिंसेस उन मॉन्स्टर के सामने तो नहीं आ गई। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि सुनो यंग मैन, तुम्हें भी यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जिंग टियान को जोजियन की चिंता हो रही होती है, इसी वजह से वो तेजी के साथ में उसी डायरेक्शन में ही चला जाता है। अगले ही सीन के अंदर हम लोग उस सीक्रेट जगह पे जाते हुए देख पाते हैं जोजियन को, जो कि उसी गुफा के अंदर किसी की आवाज सुनती है जो कि 5 पॉइजन बीस्ट के बारे में बात करते हैं, और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके ही अंकल टैंग ये की होती है, जो कि थंडरबोल्ट हॉल के एक ओल्ड फैंग नाम के बंदे से बात कर रहा था, और उसने एक हुआयिंग नाम के एक लिटिल पपेट को पकड़ के रखा था। साथ ही साथ वो लोग ग्रैंडपा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो बुढ़ा तो बहुत ही जल्द मारा जाएगा। जो बात सुनकर प्रिंसेस ने उस हुआयिंग को बचाने के लिए उस बंदे पर हमला कर दिया था, जिससे कि उस बंदे के हाथ में पॉइजन चला जाता है। लेकिन टैंग ये कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि इस लड़की को ट्रू पॉइजन बनाने की कला आती ही नहीं है। जोजिंग कहती है कि टैंगी तुम इतने बड़े गद्दार निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। जहाँ पर अब इन दोनों के ही
बीच में एक काफी खतरनाक फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। प्रिंसेस की जो स्किल्स है वो वैसे तो काफी कमाल की होती है, लेकिन उसको फाइटिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, जिससे कि अब उसे हुआ यंग को उठाकर तुरंत ही यहाँ से भागकर जाने लगती है। और जब उन लोगों के पास में कोई भी रास्ता नहीं होता तो वो लोग एक सीक्रेट और खतरनाक जगह पे चले जाते हैं, जहाँ पर जाने से टैंगी भी डरता है और वो अपने साथी को रोक देता है, क्योंकि प्रिंसेस गलती से पॉइजन माउंट में चली गई है, जिसको बिना बीस्ट के पार किया ही नहीं जा सकता। वो कहता है कि हमें हॉल मास्टर लुओ को यह कहना होगा कि हमें टैंग ज़ोजियन को पकड़ना है। जिसके बाद अब हम लोग जिंगटियान को देख पाते हैं, जो कि बी माउंटेन पाथ पर पहुंच चुका था, क्योंकि उसे ये डर होता है कि किसी मॉन्स्टर ने प्रिंसेस को नुकसान पहुंचाया होगा। और यहाँ पर वाकई में चारों तरफ ही कोई एक परछाई घूम रही होती है। जिंगटियान के पास में केवल एक ही वुडन स्वॉर्ड होती है और वो आखिर इतने खतरनाक मॉन्स्टर का सामना कैसे करेगा। जिंगटियान यहाँ से भाग तो रहा था, लेकिन अब वो पहाड़ी के किनारे पर पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही वह मॉन्स्टर उसके करीब आने वाला था तो तभी गलती से उसके ऊपर से वो काला कपड़ा हट जाता है और सच सभी के सामने आ जाता है, क्योंकि वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि 3 अलग अलग क्रिएचर से होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है 1000 कप सोबर। उन्हीं में से एक होता है लैंटर्न डीमन, जो कि अपने मुंह से ब्लू फ्लेम निकालता है, और तीसरा होता है ग्रीन हर्मिट यानी कि एक बोरी, जो तीनों के तीनों खतरनाक तो नहीं लेकिन थोड़े से क्यूट तो जरूर से लग रहे थे। लेकिन तभी अचानक से ही उन तीनों ने ही हमला करना शुरू कर दिया था जिंगटियान पर, जो कि वैसे उसका कर तो कुछ नहीं पाते लेकिन उसे परेशान जरूर से करके रख देते हैं। एक मोमेंट पर जब 1000 कप सोबर उससे टकराने वाला था तो जिंगटियान ने अपनी वुडन स्वॉर्ड से उसमें एक छेद कर दिया था और उसकी पूरी वाइन नीचे गिर जाती है। और उसके पास में जैसे ही ग्रीन हर्मिट जाता है तो उसकी बोरी उस वाइन को सोख लेती है। और लैंटर्न डीमन ने जैसे अपनी फ्लेम को निकाला था तो उसके दोनों ही साथी वहीं पर जल जाते हैं, जिससे कि वो तीनों ही यहाँ से भागकर चले जाते हैं। और जिंगटियान की ये वुडन स्वॉर्ड भी टूट गई थी। जिंगटियान अब तुरंत ही पहुंच चुका होता है टैंग सेक्ट में ज़ोजियन से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उसको अंदर नहीं जाने देते। साथ ही साथ तभी वहाँ पर टैंग ये भी आ चुका था, जो कि जिंगटियान को ये कहकर भगा देता है कि ज़ोजियन अभी यहाँ पर नहीं है। जिंगटियान कहता है कि फिर आकर मेरे पॉइजन का क्या होगा, क्योंकि मेरे हेड पर उनका पॉइजन लग गया था। टैंगी कहता है कि ज़ोजियन ने आज तक जितने भी पॉइजन बनाए थे उनसे एक चूहा तो मरा नहीं है, तो तुम आखिर क्या ही मरोगे। अब जिंगटियान सोचे पड़ जाता है कि फिर आकर उसको ऐसा क्या हो गया होगा। जिसके बाद अब जिंगटियान जब अपने पाउन शॉप में वापस पहुंच जाता है, उसका मैनेजर उसको डांट रहा था कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मस्ती खोरी करने लगे हो। लेकिन अब उसी मोमेंट पर उनका दरवाजा खोलते हुए तभी एक बंदे की एंट्री होती है, जो कि देखने में थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा था और अपनी से वॉर्ड को निकालकर उनके फर्श में घुसा देता है, जो इसे वॉर्ड वैसे तो थोड़ी रस्टी टाइप की लग रही थी। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि असल में होता है डीमन लॉर्ड चोंगलुओ। लेकिन अब डीमन लॉर्ड यहाँ पर कैसे आया ये बताने के लिए कहानी को अब एक दिन पीछे ले जाया जाता है, जहाँ पर हम लोग माउंट शू पर बने हुए डीमन लॉकिंग टावर को देख पाते हैं, जिसके चारों तरफ ही एक डिवाइन शील्ड बनी हुई होती है। लेकिन तभी आसमान से डीमन पावर से भरा हुआ एक मीटियोर आके टकराता है, जिससे कि वो शील्ड टूट जाती है। और इसका पता तुरंत ही लग चुका था किंग वेई शू शान को, जिसके साथ ही साथ माउंट शू का हर एक बंदा शॉक हो चुका था। और यही वो रीजन था जब चारों तरफ की ही धरती भी हल गई थी। माउंट शू पर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब डीमन लॉकिंग टावर की शील्ड ब्रेक हो गई है। जिसके फिर जस्ट अगले ही सीन में हम लोग वहाँ पर देख पाते हैं डीमन स्वॉर्ड को, जिसको कैद रखने के लिए इस टावर को बनाया गया था। और शील्ड को तोड़ते हुए कोई और नहीं बल्कि असल में आया होता है डीमन लॉर्ड चोंगलुओ। उस स्वॉर्ड को कई सारी डिवाइन जंजीरों से बांधा गया होता है ताकि कोई भी उसको ना निकाल सके। लेकिन साथ ही साथ अब चारों तरफ ही काफी सारी मॉन्स्टर स्पिरिट्स भी फैल गई थी, जिनके साथ में टावर के सभी डिसाइपल फाइट करने लगते हैं, उनको भगाने की कोशिश करने लगते हैं। जिससे कि अब तभी यहाँ पर शू शान एल्डर्स की एंट्री होती है और वो ये कहते हैं कि डीमन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। जो सभी के सभी मिलकर अब उस शील्ड को रिक्रिएट करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर ये मॉन्स्टर यहाँ से बाहर निकल गया तो इसका सबसे बड़ा नुकसान माउंट और रियल्म को झेलना पड़ेगा। लेकिन डीमन लॉर्ड उस स्वॉर्ड को निकालते ही जा रहा था और अब तो वो जंजीरें भी टूटने वाली थी। सभी एल्डर मिलकर अब उस डीमन लॉकिंग टावर की शील्ड को दोबारा से बनाने लगते हैं। लेकिन तब तक डीमन लॉर्ड चोंगलुओ जंजीरों को तोड़कर अपने स्वॉर्ड को अपने हाथ में ले लिया था। और जैसे अपने पावर्स के
एक्टिवेट करता है तो वो शील्ड जो कि रिस्टोर हो रही थी वो एक ही झटके के साथ में शैटर हो जाती है, जहाँ से साथ ही साथ कई सारे डीमंस भी रिलीज हो गए थे। चोंगलू तो भाग चुका था, जहाँ पर अब वो एल्डर दोबारा से उस शील्ड को बनाने लगते हैं और एक डीमन स्पिरिट जब यहाँ से जा रहा था तो वो कहता है कि शूशान के एल्डर से तुम लोग मुझे कभी भी अब रोक नहीं पाओगे। वहाँ से वो डीमन लॉर्ड निकल कर आया होता है इस पाउन शॉप के अंदर और वो ये कहता है कि क्या तुम मेरी इस वॉर्ड को गिरवी रखोगे। तो मैनेजर इस काम को करने के लिए जिंगटियान को भेजता है। जिंगटियान उसका नाम पूछता है तो वो बताता है कि मेरा नाम है चोंगलुओ। जिंगटियान जब उस वॉर्ड को देखता है तो सोचता है कि ये कि वैसे काफी अच्छी एंशिएंट वॉर्ड है, लेकिन इसे बंदे के एरोगेंस को देखकर लग रहा है कि शायद ये मुझसे ज्यादा पैसे मांगेगा, इसीलिए वो उसको बेवकूफ बनाने के लिए चोंगलुओ से कहता है कि मुझे आपकी इस वॉर्ड में कोई भी वैल्यू नजर नहीं आती, तो आप मुझे बताइए कि आप इसके बदले कितने पैसे लेना चाहोगे। चोंगलुओ कहता है कि मुझे इसके बदले केवल 1 कॉइन चाहिए। तो फिर जिंगटियान तो तुरंत ही उसकी बात को मान जाता है और एग्रीमेंट साइन करके उसे 1 कॉइन दे भी देता है। लेकिन ये बात तो जिंगटियान को भी पता नहीं होती कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि चोंगलुओ तो वहाँ से पलक झपकते ही गायब हो चुका था। जिसके बाद अब हम लोग अगले ही सीन के अंदर साउथ वेस्ट बैम्बू फॉरेस्ट को देख पाते हैं, जहाँ पर हम प्रिंसेस जोजिंग को देखते हैं जो कि उस 5 पॉइजन बीस्ट के साथ में होती है, जिसकी आवाज केवल प्रिंसेस को ही समझ में आती है और वो कहता है कि मेरा नाम है हुआयिंग। प्रिंसेस पहली ऐसी पर्सन है जो कि उसकी बातों को समझ सकती है। हुआयिंग बताता है कि वो दुनिया के हर एक पॉइजन को क्योर कर सकता है और उसका जो हेड है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। लेकिन जो जोजिंग होती है वो यहाँ पर इंतजार कर रही होती है जिंगटियान का और वो कहती है कि मुझे इतनी देरी हो गई, आखिर ये लड़का अभी तक क्यों नहीं आया। जिंगटियान उस तलवार को एक बॉक्स में रखता है और जैसे ही अपने बेड पर लेटता है तो वैसे वॉर्ड तो उसी के ही बगल में रखी हुई थी, जो चीज देखकर वो खुद भी शॉक हो चुका था, क्योंकि जिस तलवार को उसने अपने हाथों से बॉक्स में रखा था वो आखिर उसके बगल में कैसे आ सकती है। वो दोबारा से उसको बॉक्स में रखता है, लेकिन उसके अगले ही पल वो तो हवा में फ्लोट करने लगती है जिंगटियान के सामने। जिंगटियान को लगता है कि ये कोई घोस्ट है, इसी वजह से वो तो तुरंत ही यहाँ से भाग कर जाने लगता है और यहाँ से भागते भागते वो तो बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच चुका था, जहाँ पर वो सीधा ही जाके प्रिंसेस जोजिंग से टकराने वाला था। तो प्रिंसेस को बचाने के लिए हुआयिंग के सामने आ जाता है और उसका सिर तो वैसे भी काफी हार्ड है। प्रिंसेस अब तुरंत ही जिंगटियान को देखती है कि ये बंदा जिंदा है भी या फिर नहीं। प्रिंसेस तभी हुआयिंग से कहती है कि मेरा जो पॉइजन इस बंदे की बॉडी में चला गया था, क्या तुम उसका इलाज कर सकते हो। तो हुआयिंग बताता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे पॉइजन से तो एक ही चींटी भी नहीं मरेगी। और यहाँ पर जैसे ही जिंगटियान को होश आया होता है तो प्रिंसेस अपनी बड़ाई करने के लिए उससे कहती है कि जल्दी से इस मेडिसिन को खा लो वरना तुम थोड़ी ही देर में मर जाओगे, जिसे वो खा लेता है और खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी जान बच गई। लेकिन अब वो जैसे ही हुआयिंग को अपने सामने उड़ते हुए देखता है तो कहने लगता है कि अरे ये तो एक मॉन्स्टर है। प्रिंसेस बताती है कि इसका नाम है हुआयिंग और ये हमारे टैंक सेक्टर का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रीजर है, क्योंकि इसी को ही कहा जाता है 5 पॉइजन बीस्ट और इसके पास में दुनिया के हर एक पॉइजन का इलाज है। जिंगटियान कहता है कि ये तो मुझे एकदम एक लैंप के जैसे लग रहा है, लेकिन उसी मोमेंट पर वो घोस्ट स्वॉर्ड आ जाती है जिंगटियान के पीछे, जिससे वो डर रहा था, लेकिन वो तो फ्लॉट करते हुए अब तो उसी के ही हाथों में आ जाती है। लेकिन उस तलवार को देखकर जो हुआयिंग होता है वो प्रिंसेस को बता देता है कि इसमें बहुत ज्यादा शक्तियां हैं और इस तलवार ने जिंगटियान को अपने मास्टर के तौर पे माना है। प्रिंसेस कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास में इतनी कमाल की कोई स्किल भी होगी। चलो आज से मैं तुम्हें अपना साइड किक बनाना चाहती हूँ, तो मेरे साथ में टैंक सेक्टर चलो, जहाँ पर हम अपना एक काफी बड़ा बिजनेस से खड़ा करेंगे। देखो मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं कि कई सारे बुरे लोग हैं जो कि मेरे टैंक सेक्टर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और हम लोग मिलकर न्याय के लिए लड़ाई करेंगे। जिसके हीरो के डायलॉग को सुनकर जिंगटियान कहने लगता है कि क्या बात कर रही हो। प्रिंसेस कहती है कि तुम मेरे साइड किक हो तो मैं तुम्हें ऑर्डर दे सकती हूँ और तुम इस बात को कैसे भूल सकते हो कि पूरे यूजो डायनेस्टी के अंदर हमारा टैंक सेक्टर नंबर 1 पे आता है। अगर तुमने थोड़ी बहुत भी मेरिट कमा ली तो तुम्हारी लाइफ एकदम लग्जूरियस हो जाएगी। जिंगटियान कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। इससे कि प्रिंसेस तो उसको अपना बैज दे देती है और ये कहती है कि जब मैं तुम्हें पैसा दूंगी मेरा बैज मुझे लौटा देना। लेकिन अब जैसे ही ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो कुछ खतरनाक से लोग इन पर हमला करने के लिए सामने आ जाते हैं, जिनको असल में प्रिंसेस के अंकल ये टैंग ने भेजा था और ये सारे के सारे बंदे असल में होते हैं थंडरबोल्ट हॉल के, जिनको देखकर जिंगटियान ने तुरंत ही अपनी से वॉर्ड को भी निकाल लिया था उनका मुकाबला करने के लिए। प्रिंसेस सबसे पहले हुआयिंग
यिंग को छुपा देती है क्योंकि ये बंदे उसी के लिए ही आए थे। लेकिन जैसे ही वो बंदे हमला करने के लिए आने लगते हैं तो जिंग टियान की स्वॉर्ड अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और उस तलवार ने तो अपने आप ही इन बंदों की बैंड बजाना शुरू कर दिया था। उसका कंट्रोल बिल्कुल भी जिंग टियान के हाथों में नहीं होता। वो बंदे भी देखकर एकदम शॉक रह जाते हैं। एक मोमेंट पर उन सभी के बीच में एंट्री मारकर जिंग टियान ने सभी की हालत खराब कर दी थी। जो नजारा देख के प्रिंसेस भी काफी खुश हो जाती है, लेकिन जिंग टियान खुद ही डर गया था। साथ ही वो थंडरबोल्ट हॉल के बंदे भी शॉक रह जाते हैं। जिंग टियान तो उन बंदों को पीछे धकेलने लगता है कि यहाँ से निकल जाओ वरना मैं एक एक की छुट्टी कर दूंगा। लेकिन क्योंकि जिंग टियान की बॉडी में बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, इसी वजह से उसके कमजोर होने पर वो वहीं पर ही अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। और ऐसा होने से उन बंदों को काफी अच्छा मौका मिल गया था। हुआ यिंग तो ये सब कुछ अपनी आंखों से छुपकर देख रहा था। प्रिंसेस ने तो उससे पहले ये कह दिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे लेकिन तुम बाहर मत आना। और जब वो थंडरबोल्ट हॉल के बंदे उस तलवार को उठाने की कोशिश करते हैं तो वो उठा नहीं पाते क्योंकि जिंग टियान को छोड़कर ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा भारी है। इसीलिए वो लोग जिंग टियान और प्रिंसेस को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तलवार और हुआ यिंग को छोड़कर उन दोनों को ही गुफा के अंदर टांगे कर बांधा गया था, जहाँ पर अब जैसे ही जिंग टियान को होश आता है तो प्रिंसेस उससे माफी मांगती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। जिंग टियान कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी तो पैसा कमाना चाहता था। प्रिंसेस कहती है कि मजाक मत करो, तुम्हें जैसे ही मौका मिले यहाँ से भाग जाना। लेकिन तभी लोगों को ढूंढते हुए तभी वहाँ पर वो स्वॉर्ड और हुआ यिंग दोनों ही पहुँच जाते हैं। तलवार ने उनके हाथों को खोल दिया था और हुआ यिंग अपने हार्ड हेड का यूज करते हुए पीछे वाली दीवार को ही फोड़ देता है और ये लोग यहाँ से तुरंत ही भागने लगते हैं, जिससे कि कई सारे बंदे उनके पीछे तो पड़ जाते हैं। लेकिन अब उनके पास में भागने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि सामने तो एक डाडू फेरी नाम की लेक होती है। वो सभी बंदे उनको घेर लेते हैं, जहाँ पर अब तभी आ जाता है टैंगी, जो कि ये कहता है कि जोसियन तुम्हारे 7th अंकल ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही निकाला, इसीलिए अब तुम बिना किसी देरी के 5 पॉइजन बीस्ट को हमारे हवाले कर दो। प्रिंसेस कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि मैं ग्रैंडपा को जाकर तुम्हारी गद्दारी की हर एक बात बता दूंगी। टैंगी कहता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि बाकी के लोग तुम पर यकीन करेंगे? जिसके अगले ही पल अब उन लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया था और उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी। प्रिंसेस की एबिलिटीज वैसे काफी कमाल की होती हैं, वो इन बंदों को करारी टक्कर भी देती है। जिंग टियान भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से फाइट कर रहा था, लेकिन अब तभी टैंगी ने पकड़ लिया होता है 5 पॉइजन बीस्ट को, जिसे लेकर वो यहाँ से जाने लगता है। तो प्रिंसेस जैसे उसको बचाने के लिए जाती है तो इन लोगों के सामने ये कई सारे हमलावर आ जाते हैं फाइट करने के लिए। जिस मोमेंट पर अब तभी अचानक से ही उस स्वॉर्ड की पावर दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है, जो जिंग टियान के कंट्रोल में नहीं रहती और उन बंदों की वाट लगाना शुरू कर दी थी। वो लोग जैसे उठने की कोशिश करते तो वो बार बार उनकी हालत खराब करती है, लेकिन बहुत ही जल्द जिंग टियान आउट ऑफ एनर्जी हो जाता है और अनकॉन्शियस भी हो जाता है। और साथ ही साथ वो जो हमलावर बंदे होते हैं वो एक काफी अजीब तरीके की दवा को खाकर अपना मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं और मॉन्स्टर में बदलकर उन पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। जिंग टियान थोड़ा बहुत होश में तो था, लेकिन फाइट करने की हालत में नहीं था, जहाँ पर फिर भी अकेले ही प्रिंसेस उनमें से एक मॉन्स्टर को इंजर्ड भी कर देती है। लेकिन वो भी अकेले आखिर क्या ही कर पाती, जिस मोमेंट पर जिंग टियान के अंदर अचानक से ही कुछ पावर से आ जाती है और अब वो तलवार को खुद से कंट्रोल कर रहा था और जिस स्पीड के साथ में अब उसने उन मॉन्स्टर्स को मारना शुरू किया था, तो ये नजारा ही देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार लेवल का लगता है। उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जिंग टियान खुद भी शॉक में रह जाता है कि आखिर मैंने ये मूव कैसे चली थी। वो प्रिंसेस के पास में पहुंच जाता है, लेकिन तभी पीछे से 2 और मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, जहां पर जिंग टियान अब उठकर जैसे ही फाइट करने के लिए जाने वाला था तो उसकी बॉडी एनर्जी पिछली बार की ही जैसे कमजोर पड़ने लगती है, जिससे कि वो बड़ी मुश्किल के साथ में उनका मुकाबला कर पा रहा था। जिस मोमेंट पर अब तभी वहां पर एक और बंदे की एंट्री होती है, जिसका पावर लेवल काफी कमाल का होता है और इस बंदे का नाम होता है जू चैंग, जो कि बड़ी आसानी के साथ में अपनी कमाल की स्किल्स का यूज करते हुए उन सभी के सभी मॉन्स्टर्स की हालत खराब कर देता है। और चंद सेकंड्स के ही अंदर वो मॉन्स्टर्स खत्म हो गए थे और साथ ही साथ जिंग टियान भी बेहोश हो गया था। जिसके बाद अब हम लोग झील में जाती हुई एक नाव को देखते हैं अगले दिन, जहाँ पर प्रिंसेस जू जिंग टियान को मेडिसिन लगा रही होती है, उसके घाव का इलाज कर रही थी। जिंग टियान उससे कह रहा था कि प्लीज थोड़ा आराम से करो क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है, जिन पर उसने दवा लगा दी थी। और जिंग टियान अपने कपड़े पहनकर ये कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि जस्टिस लेना इतना ज्यादा
ज्यादा कठिन होगा। जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर एक और लड़की एंट्री मारती है जिसका नाम होता है जीजुआन, जो कि ब्रदर चैंग की कल्टीवेशन पार्टनर होती है। सू जिंग सिस्टर जीजुआन का शुक्रिया अदा करती है और जिंग टियान को ये बताती है कि कल रात हम लोगों को जिसने बचाया था वो थे ब्रदर जैंग और उनकी फियांसे जीजुआन। ब्रदर चैंग ने शूसान सेक्ट में अपनी स्टडी पूरी की है, लेकिन जैसे ही वो लोग जिंग टियान की तलवार को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये तो डीमन लॉकिंग टावर में रखी हुई तलवार है। इसीलिए वो पूछते हैं कि ब्रदर क्या तुम बताओगे कि आखिर ये तलवार तुम्हें कहाँ से मिली थी। जिंग टियान कहता है कि ये मुझे एक स्ट्रेंजर टाइप के गेस्ट ने दी थी और इसको गिरवी रखने के बदले वो मुझसे केवल एक सिंगल कॉइन ही ले गया था। यहाँ तक कि चैंग को भी उस तलवार को उठाने में मुश्किल आती है। वो सोचता है कि जब ये तलवार इतनी ज्यादा खतरनाक है फिर ये आम सा लड़का इसको कैसे उठा रहा है। वो जिंग टियान से कहता है कि तुम्हें इस तलवार को फेंक देना चाहिए क्योंकि इसके अंदर डीमन पावर से भरी हुई है, क्योंकि अगर तुम लगातार इसको यूज करते रहोगे तो बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के ये तुम्हें ही खा जाएगी। तो जिंग टियान कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ क्योंकि इस तलवार ने मेरी कई बार जान भी बचाई है और जब इसका मालिक वापस आएगा तो मुझे ये तलवार भी तो उसको लौटानी होगी। जिससे कि ब्रदर जू जिंग टियान से ये कहने लग जाता है कि ठीक है मैं तुम्हें कल्टीवेशन के कुछ मेथड से सिखाऊंगा ताकि इस डेमोनिक एनर्जी को सप्रेस करके तुम अपने आप को सेफ रख सको। जिंग टियान तो उसको अपना मास्टर मान रहा था तो ब्रदर जू कहता है कि तुम मुझे बिग ब्रदर बुला सकते हो। जिसके बाद अब चैंग किंग तुरंत ही उसको कुछ कल्टीवेशन स्पेल्स को सिखाने लगते हैं, जिस चीज ने वाकई में उसकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को भी चैनल कर दिया था। यानी कि अब इस मोमेंट से जिंग टियान की कल्टीवेशन जर्नी स्टार्ट हो गई है। जिसके बाद अब जू जिंग जीजुआन से ये कहती है कि मुझे अपने टैंक सेक्ट में जाकर ग्रैंडपा को बताना होगा उस गद्दार के बारे में, जिसके लिए जीजुआन उसको केयरफुल रहने की भी सलाह देती है। तब ये प्रिंसेस सिस्टर जीजुआन से उसकी कहानी पूछने लगती है क्योंकि चैंग किंग और जीजुआन की जो मुलाकात है वो माउंट शू के ऊपर हुई थी। वो एक डीमन का पीछा कर रहा था जिससे कि उसे इंजरीज आ गई थी और वो कमजोर भी हो गया था और जीजुआन तो वैसे भी उस जगह पे मेडिसिन को ढूंढने के लिए ही आई थी। इसीलिए वो जू जिंग को अपनी ये लवली स्टोरी सुनाती है कि उसने किस तरीके से ब्रदर चैंग किंग की जान बचाई, किस तरीके से उनके अंदर एनर्जी डाली, स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करने का एक बहुत ही शानदार तरीका भी अपनाया था। और ये वो मोमेंट होता है जिसके बाद फिर ये दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। चैंग किंग को ऐसा लग रहा था कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन इतना खूबसूरत सपना जागती आंखों से हर किसी को देखना नसीब नहीं होता। और उसकी ये अमेजिंग सी कहानी को सुनकर जू जिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि फिर आखिर आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे बताती है कि जब उनके सेक्ट लीडर को ये पता लग गया था कि वो मेरे साथ में शादी करने वाले हैं तो सजा के तौर पर उनको उनके ही माउंट शू से निकाल दिया गया, जहाँ से निकलकर हम पैंगलाई सेक्ट के मार्शल अंकल शेंग के पास में जा रहे थे, क्योंकि हमें ये यकीन था कि शायद वो शूसन सेक्ट के सेक्ट मास्टर का गुस्सा शांत कर पाएंगे और हम लोग वापस लौट पाएंगे। जू जिंग कहती है कि जब मैं आप दोनों को एक साथ ही काम करते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप दोनों मिलकर एकदम इमोर्टल्स के जैसे डीमंस को स्ले करते हो। जिससे कि सिस्टर जीजुआन कहती है कि चिंता मत करो, बहुत ही जल्द तुम्हें भी तुम्हारा पार्टनर मिल जाएगा। और वैसे कहीं ये लड़का वही तो नहीं है। जो बात सुनकर ही जू जिंग तो शर्मा जाती है। तभी वहाँ पर आ जाता है जिंग टियान, जो कि उसको अपनी एक स्वॉर्ड की मूव दिखाने लगता है, लेकिन प्रिंसेस जू जिंग तो शर्मा कर अंदर बैठ जाती है। जहाँ पर अब तो ब्रदर चैंग किंग आते हैं और वो जीजुआन से ये कहने लग जाते हैं कि कल रात ही माउंट शू पर हमला हुआ था और साथ ही साथ हम लोगों ने कल रात ही मॉन्स्टर्स के साथ में फाइट भी की और ये थंडरबोल्ट हॉल के डिसाइपल से डार्क टेक्निक्स का यूज करते हुए पाए गए हैं। मुझे लगता है कि जरूर से डीमन लॉकिंग टावर पर कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ तो हो चुकी है। जिसकी बात को सुनकर जीजुआन कहती है कि फिर तो तुम्हें माउंट शू पर वापस से लौट जाना चाहिए। मेरे बारे में चिंता मत करना, क्योंकि मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन करके जल्द ही वापस से लौटूंगी और माउंट शू पर मिलूंगी। तभी वो जिंग टियान से भी पूछते हैं कि अब तुम आखिर क्या करने वाले हो, जिससे कि वो कहता है कि मैं ज़ोजियन के ही साथ में रहूंगा, क्योंकि टैंक सेक्ट वाले अब उसके जान के दुश्मन बन गए हैं। जीजुआन कहती है कि ये तो और भी अच्छी बात है, अगर तुम ज़ोजियन को अपने साथ में टैंक सेक्ट तक पहुंचा दोगे तो इससे तो हमारी चिंता और भी कम हो जाएगी। तभी फिर ब्रदर चैंग किंग जिंग टियान को माउंट शू का एक सेलेस्टियल मास्टर तालिस्मान देते हैं और ये कहते हैं कि तुम इस तालिस्मान का यूज तब करना जब तुम बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाओ, और हम लोगों के अलग होने से पहले मैं तुम्हें जितना सिखा सकता हूँ मैं उतना तो सिखा ही दूंगा। जिसके तुरंत बाद अब जिंग टियान ने इससे बढ़ते हुए सफर के साथ में अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर दिया था, जो कि ब्रदर चैंग किंग के साथ में मिलकर और भी कमाल की मूव्स को सीखने लगा था।
जिंगटियान पहले एक ऐसा लड़का था जिसके पास में ना तो कोई कल्टीवेशन था और ना ही उसे कोई मूव आती थी, लेकिन थोड़े ही समय के अंदर उसका नेचुरल पोटेंशियल भी नजर आने लगता है क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस के लिए काफी अच्छी मूव्स को भी सीख चुका था। एल्डर चैंकिंग कहते हैं कि इस बात को याद रखना कि तुम हमेशा अपनी ताकत को अच्छाई के लिए ही उपयोग करना। वाकई में चैंकिंग की कुछ तो ऐसी मूव्स होती है जो कि एकदम डेडली लेवल की थी। जिसके बाद अब हम लोगों को अगले ही सीन के अंदर अंडरग्राउंड पैलेस में मौजूद थंडरबोल्ट हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग अब एक लुओ रूली नाम के बंदे को देख पाते हैं जो कि किसी डीमन स्पिरिट का शुक्रिया अदा कर रहा था और उससे ये कह रहा था कि आपकी मदद से मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। जिससे कि वो स्पिरिट ये कहता है कि मैंने तुमसे जो करने के लिए कहा था तुम आखिर उस काम को कब पूरा कर रहे हो। लुओ रूली कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने डिसाइबल्स को भेज भी दिया है। वो डीमन स्पिरिट ये कहता है कि तुम बस केवल मेरे उस काम को पूरा कर दो जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। उसके बदले में मैं तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ही हाई रैंक के साथ में बूस्ट करूंगा। जिससे मूवमेंट पर अब तभी वहाँ पर किसी बंदे की एंट्री होती है जो कि असल में होता है टैंगी, जो कि लुओ रूली से ये कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि तुमने पावर्स को बढ़ाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लिया है, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम्हें 5 पॉइजन पर्ल की कोई भी जरूरत नहीं है। जो बात सुन के लुओ रूली उससे कहता है कि वादा तोड़ने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन जरा तुम एक बार इस ताकत को तो आजमा के देखो, क्योंकि वो खुद एक एलिजर खाता है और टैंगी को भी एक एलिजर देता है, जिसकी ताकत को देखकर तो टैंगी भी शॉक हो चुका था और ये कह रहा था कि अगर आपके पास में ऐसी कोई और भी ताकत है तो मुझे जल्दी से दीजिए। जो बात सुनते ही लुओ रूली कहता है कि चिंता मत करो, बस थोड़ा से समय का इंतजार करो, तुम बस टैंक सेक्टर में वापस पहुंच जाओ और मैटर को सुलझा लो, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें अपने टैंक सेक्टर के साथ में हमारी थंडरबोल्ट हॉल को एक ब्रांच के तौर पर जोड़ना होगा, क्योंकि आने वाले समय में इस मार्शल वर्ल्ड के ऊपर हम लोग ही राज करेंगे। टैंगी कहता है कि हॉल मास्टर आप बस मुझे टैंक सेक्टर का लीडर बनवाने में हेल्प कर दो, आप जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। जिसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ से चला भी जाता है। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन के अंदर जिंगटियान और ज़ू जिंग को दिखाया जाता है जो कि टैंक सेक्टर के सामने पहुंच चुके थे, जो दोनों ही अब पैलेस के अंदर एंटर करने वाले थे और हमें अंदर का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर टैंगी ने सभी के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि उसको सेक्टर लीडर बनाया जाए, क्योंकि टैंक सेक्टर में उसी पर्सन को नया लीडर बनाया जाएगा जिसके पास में 5 पॉइजन बीस्ट होगा, जो कि फिलहाल में टैंगी के पास में होता है तो कोई भी उसके प्रस्ताव को नकार भी नहीं सकता था। जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर जिंगटियान और ज़ू जिंग दोनों ही पहुंच जाते हैं और इसके थर्ड अंकल का नाम होता है टैंग टाई, जो कि ज़ू जिंग से कहते हैं कि तुम आखिर कहाँ घूमती फिर रही हो, हम सभी को तुम्हारी चिंता हो रही थी। जिससे कि ज़ू जिंग उनको टैंगी के बिट्रेयल के बारे में बताती है कि इस बंदे ने हमारे सेक्टर को धोखा दिया है, लेकिन टैंगी तो कहता है कि मैं अब इस सेक्टर का नया लीडर बन चुका हूँ, क्योंकि तुम्हारी जो ग्रैंडपा है अब बचने की हालत में नहीं है तो तुम्हारे पीछे किसी का भी हाथ नहीं है। जहाँ पर तभी जिंगटियान भी टैंगी से ये कहने लग जाता है कि तुम ज्यादा अपनी चालों को मत चलो। ज़ू जिंग सभी को बताती है कि टैंगी तो मॉन्स्टर्स को भी समन कर सकता है और इसने हम पर हमला भी करवाया था, लेकिन फिलहाल में उसके पास में इस बात का कोई भी सबूत नहीं है। इसी वजह से ना तो उसके थर्ड अंकल उस पर बिलीव करते हैं और न ही कोई और करता है। प्रिंसेस को जैसे ही पता चलता है कि अब उसके ग्रैंडपा बचने वाले नहीं है, वो कहती है कि तुम लोग उनकी चिंता करने के बजाय सेक्टर लीडर की पोजीशन के लिए लड़ रहे हो, लेकिन कोई भी ज़ू जिंग की बातों को मानने के बजाय उसी को ही डांटने लगते हैं। जिन सभी की बातों को सुनकर ज़ू जिंग का दिमाग खराब होने लगता है। जिस मोमेंट पर जिंगटियान कहता है कि आप लोग चिंता मत करो, क्योंकि सेक्टर लीडर की पोजीशन बिलोंग करती है ज़ू जियान से। वो कहता है कि आप लोगों के नियम के हिसाब से सेक्टर लीडर वही बनेगा जिसके पास में 5 पॉइजन बीस्ट होगा। वो ज़ू जिंग से भी ये कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ही ठीक कर दूंगा। ज़ू जिंग टैंगी से कहती है कि तुम्हें हुआयिंग को बाहर निकालना होगा, अभी के अभी सभी के सामने सच्चाई आ जाएगी। लेकिन टैंगी तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके मन के अंदर ये डर था कि इससे वाकई में सच सभी के सामने आ जाएगा। जहाँ पर थर्ड अंकल भी ये कहने लग जाते हैं कि जब टैंगी उसको बाहर नहीं निकालेगा तो हम भी उसकी शर्त को नहीं मानेंगे, क्योंकि सेक्टर लीडर की पोजीशन के लिए अब 2 कैंडिडेट्स हमारे सामने हैं, तो क्यों ना तुम दोनों इस पोजीशन के लिए कम्पीट करो, जो भी जीतेगा वो नया सेक्टर लीडर बन जाएगा। जिसके लिए वो दोनों के दोनों ही तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही अपने यहाँ पर भरोसा था। और पहला जो राउंड होता है उसमें एक ज़ू मैकेनिज्म बॉक्स को ओपन करने का चैलेंज दिया गया था, क्योंकि ये टैंगी फैमिली के मैकेनिक्स का एक मास्टर पीस होता है और जो कोई भी इसको पहली बार में खोल लेगा वो
उसको जीत जाएगा। जहाँ पर सबसे पहला ट्राई टैंगी ने किया होता है और उसको एक बटन नजर आता है जिसको दबाते ही उसमें से एक पॉइजन निकलता है, यानी कि टैंगी इस चैलेंज को हार चुका था। जिसके बाद अब बारी आ चुकी होती है ज़ोजिंग की और सभी के सभी लोग अब इस सोच में होते हैं कि क्या वाकई में ज़ोजिंग इस बॉक्स को खोल पाएगी। ज़ोजिंग सबसे पहले उस बॉक्स के मैकेनिज्म को देखती है क्योंकि इसके बारे में उसने अपने ग्रैंडपा से जाना था। इसी वजह से अब ज़ोजिंग ने उस पैटर्न को बनाना शुरू कर दिया था ताकि उस बॉक्स को सेफली खोला जा सके। जो नजारा सस्पेंस से भर चुका था और ये करना ज़ोजिंग के लिए उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि समय घटते ही जा रहा था। लेकिन समय खत्म होने की जस्ट एक ही सेकंड पहले ज़ोजिंग ने आखिरकार उस बॉक्स को सेफली ओपन कर ही लिया था, जिससे कि इस फर्स्ट राउंड की विजेता बन जाती है ज़ोजिंग। अब इस सेकंड राउंड में पॉइजन के एंटीडोट को बनाने का चैलेंज दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले पॉइजन को सिलेक्ट करना होगा और फिर उसी के ही एंटीडोट को बनाना होगा। तो टैंगी चालबाजी दिखाते हुए सबसे पहला मौका देता है ज़ोजिंग को, लेकिन वो तो एंटीडोट बनाने में बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। इसीलिए जब ज़ोजिंग एक पॉइजन को उठाने के लिए पहुंच जाती है तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उससे पॉइजन को जिंगटियान उठा लेता है और ये कहता है कि मैं तुम्हारा साइड किक हूँ, तो मैं पॉइजन को पीऊंगा और तुम उसके एंटीडोट को ढूंढना, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि हाँ तुम ये कर सकती हो। हर कोई ये कह रहा था कि अगर तुम्हें समय रहते एंटीडोट ना मिला तो तुम मारे जाओगे। और जैसे ही जिंगटियान उस पॉइजन को पीने वाला था तो ज़ोजिंग उससे वो बोतल छीन लेती है और थर्ड एंगल से ये कह देती है कि इस राउंड में मैं हार मानती हूँ। वो जिंगटियान से कहती है कि चैलेंज को जीतने के लिए मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इस राउंड का विजेता बन जाता है टैंगी। लेकिन अब जब राउंड 3 उनके सामने रखा जाता है तो अब यहाँ पर मार्शल आर्ट का मुकाबला किया जाएगा, क्योंकि एक पिंजरे के अंदर पॉइजनस मॉन्स्टर स्नेक को रखा गया था और ये कहा जाता है कि जो कोई भी इसको मारेगा वो जीत जाएगा। तो जिंगटियान कहता है कि ये तो गलत है क्योंकि हम लोग पहले भी एक ही पॉइजन वाला चैलेंज हार चुके हैं, फिर आकर तुम लोग अगले राउंड में भी एक पॉइजनस चीज को कैसे रख सकते हो। जो बात सुन के टैंगी कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी मौका देता हूँ कि तुम दोनों एक तरफ होगे और मैं दूसरी तरफ होऊंगा। यानी कि अब इस मुकाबले में जिंगटियान भी ज़ोजिंग की हेल्प करेगा उस बीस्ट को मारने में। जो मॉन्स्टर स्नेक तो देखने में वैसे भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक नजर आ रहा था। ज़ोजिंग ने जिंगटियान को पहले से ही बता दिया था कि तुम्हें उसकी गर्दन को निशाना बनाना होगा। टैंगी सोचता है कि पहले इन लोगों को हमला करने दो, क्योंकि फिर जैसे ही मौका मिलेगा मैं एक ही अटैक के साथ में उस मॉन्स्टर को मार दूंगा। जिंगटियान ने अपनी इस वॉर्ड को तैयार कर लिया था अपना हमला करने के लिए, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर स्नेक होता है वो सीधा ही अटैक करता है जिंगटियान की इस वॉर्ड पर। ये काफी शॉकिंग चीज होती है क्योंकि उसके दांत इतने ज्यादा मजबूत थे कि वो उस तलवार का मुकाबला कर रहे थे, जिस मौके का फायदा उठाकर जैसे ही प्रिंसेस ज़ोजिंग अपना हमला करने के लिए जाती है तो उस स्नेक की स्केल इतने ज्यादा मजबूत होती है कि उसको घाव ही नहीं होता, बल्कि वो तो ज़ोजिंग को ही अपनी टेल से हिट करते हुए दूर फेंक देता है। साथ ही साथ उसने तो जिंगटियान को भी दूर फेंक दिया था। ज़ोजिंग ने जैसे ही दोबारा से हमला करने की कोशिश की होती है तो वो मॉन्स्टर उसे भी डॉज कर देता है, जो काफी खतरनाक चीज थी क्योंकि इस स्नेक का मुकाबला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते जा रहा था। टैंगी देखता है कि वो दोनों ही यहाँ से वहाँ पर उछल रहे हैं और उस स्नेक को मार नहीं पा रहे हैं। ज़ोजिंग जितने बार भी उसको घायल करने की कोशिश करती वो हर बार ही फेल हो जाया करती थी। इसी तरीके से जिंगटियान भी उस स्नेक के करीब ही नहीं जा पाता। तभी टैंगी कहता है कि ये तो मेरे पास में बहुत ही अच्छा मौका है अपना हमला करने के लिए। लेकिन जब टैंगी ने भी अटैक किया था तो वो भी उसको जरा सी भी चोट नहीं पहुंचा पाता, बल्कि वो मॉन्स्टर स्नेक ही टैंगी को मार के उसको इंजर्ड कर दिया था। और अब उस स्नेक ने अपना निशाना बनाया होता है जिंगटियान को, जिससे कि जिंगटियान यहाँ से वहाँ पर भाग रहा था और ज़ोजिंग भी उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही थी। जिंगटियान तो जैसे तैसे करके अपने आप को बचाता है, लेकिन वो स्नेक दोबारा से उसके पीछे पड़ जाता है। यहाँ पर पूरे टावर के अंदर मानो तहलका सा ही मच गया था। और सबसे बड़ी बात, उस स्नेक के स्केल के सामने हर एक वेपन फीका पड़ रहा था। जिंगटियान कोशिश तो कर रहा था, लेकिन जब उसे चोट नहीं पहुंचा पाता तो ज़ोजिंग जिंगटियान को ये बताती है कि वो स्नेक अपनी लास्ट वाले ब्लैक रिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसी को ही निशाना बनाओ, शायद वो उसकी कमजोरी हो सकती है। जिसके तुरंत बाद अब जिंगटियान ने अपने एक सुपर पावरफुल मूव को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे कि अब उसने अपनी हाई स्पीड का यूज करते हुए चंद सेकंड के ही अंदर अपने मल्टीपल स्लैशिंग अटैक्स कर दिए होते हैं और एक फाइनल मूव के साथ में वो स्नेक की बॉडी में आखिरकार अपनी इस वॉर्ड को उतार ही देता है, जिससे कि फाइनली उस स्नेक की
उसकी मौत भी हो जाती है, जो नजारा देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और जू जिंग भी शॉक रह जाती है क्योंकि ये स्नेक भी कोई आम मॉन्स्टर नहीं था। और फाइनली इस राउंड का विजेता घोषित कर दिया जाता है जू जिंग को। साथ ही साथ जोजियान को ही इस टैंग सेक्ट का नया लीडर भी बनाने की बात की जाती है। लेकिन उसी मोमेंट पर टैंग जियुन नाम की लेडी की एंट्री होती है, जो कि ये कहती है कि टैंग जोजियन को हम इस सेक्ट का लीडर नहीं बना सकते। अब इसके बाद में क्या होने वाला है वो तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जानेंगे। लेकिन यहाँ तक की कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताना।